नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी बेहतर कंडीशन में होंगे। आपकी हेल्थ काफ़ी बेहतर होगी। हम आज से शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी के बेस पे इकोनॉमिक्स की जो क्लासें हैं हमारी आएगी। हम काफ़ी डिटेल में और काफ़ी गहराई में चर्चा करते हैं, ये आप सभी को पता है। और हम थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग भी बनाने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है, कैसे हमारे देश के अंदर जीडीपी का पता लगाया जाता है, देखा जाता है कि किसी भी देश की जीडीपी में असली पावर क्यों होती है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेस लेवल पे, बिल्कुल जीरो लेवल से, काफ़ी गहराई से। हम 9th क्लास से शुरुआत करेंगे। 9th क्लास का पहला चैप्टर है पालनपुर की कहानी। पालनपुर की कहानी के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है, उस बच्चे को क्या बताया जा रहा है जो 9th क्लास में पढ़ता है, और उस 9th क्लास के बच्चे को किस प्रकार से समझाया जा रहा है ताकि उसको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। ये सारी जो एनसीईआरटी की किताबें लिखी गई है, हर एक साल जो होता है, हर एक साल उस बच्चे का मानसिक तौर पे कितना नॉलेज वो अपने अंदर ले सकता है, कमज़ोर बच्चा हो चाहे होशियार बच्चा हो, वो किस प्रकार उन चीज़ों को समझ सकता है, इस तरह की कहानियाँ बनाकर हमें समझाया जाता है। तो हम उसी तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक है उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड ग्रेड हो गया, चाहे बोर्ड हो गए, हर एक क्लास में काफ़ी जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी के साथ ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे तो आप थ्योरी को लिख दीजिए, चाहे आप थ्योरी को समझ लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो हम शुरू करते हैं। हमारी जो क्लास है उसमें जो यूनिट है पालमपुर की कहानी। और जब हमने इस पाठ को, इस अध्याय को जब हमने पढ़ा और काफ़ी गहराई में शुरुआती दौर में इसको हमने जब पढ़ा, तो हमको एक चीज़ सामने निकल के आई, और वो निकल के आई प्रोडक्शन। इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम रखा है प्रोडक्शन। ये बताने की कोशिश कर रहा है ये पार्ट जो है कि हमारे देश में ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रोडक्शन के लिए बनाए गए हैं, मतलब कि वो अपने आप ही बन जाते हैं और फिर सबको मिलाकर हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है उसको जोड़ लिया जाता है। या फिर हम जीडीपी का जो निर्धारण करते हैं कि हमारे देश में जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, या पूरी जो दुनिया में जीडीपी किसी देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, या फिर हमारी राष्ट्रीय आय, हमारी नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें हैं। ये कठिन शब्द हैं, इनको हम सरल करेंगे, लेकिन सब चीज़ें उन शब्दों पे जाके रुक जाएगी। नेशनल इनकम हो गई, एन जो जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गई, या कार्यशील पूंजी हो गई, या स्थिर पूंजी हो गई, आपका निवेश हो गया, आपका मार्जिन हो गया, ये सारी चीज़ें यहीं से निकल के आएगी। तो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ध्यान से इन चीज़ों को सुनना, नोट्स बनाना, और काफ़ी बेहतर तरीके से नोट्स बनाना, ताकि एक बार भी आप पढ़ो तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए। हम शुरुआत करते हैं। हमने कहा कि हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन में हमारा जो पहला पॉइंट है, हम देखते हैं उत्पादकता। किसी भी देश के लिए उत्पादन को समझने के लिए हमें वहाँ पे चार चीज़ों को समझना होता है। चार चीज़ें जो इन्हें शामिल की जाती है उसमें हम शामिल करते हैं, एक तो भूमि, उसमें एक चीज़ हम शामिल करेंगे भूमि, उसमें एक चीज़ और हम शामिल करेंगे वहाँ का श्रम, हम एक चीज़ और शामिल करेंगे पूंजी। इस पाठ में ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाई गई है। भूमि ठीक है, श्रम और पूंजी, ये तीनों चीज़ें काफ़ी बेसिक तरीके से और काफ़ी सरलता के साथ हमको समझाई गई है। फिर एक चौथी चीज़ और इसमें ऐड की गई है, वो डाली गई है, उसको हम कहते हैं मानव पूंजी। हम कहते हैं उसको मानव पूंजी। तो ध्यान से सुनना है यहाँ पे, उस चीज़ को समझना। हमारा देश, चाहे हमारे देश के लोग चाहे काम करे या ना करे, चाहे वो घर पे फ्री बैठे रहें, ठाले बैठे रहे, बिल्कुल ही ठीक है, सारे नहीं, जो भी हो, लेकिन वो ज्ञान अच्छा देते हैं। तो उनका ज्ञान ही एक पूंजी है, ये भी आप समझ लीजिए। मतलब आप काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जो बस बोल बोल के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, शानदार भाषण देते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ज्ञान, हमारे अंदर बोलने का तरीका, वो चीज़ भी होती है जो मानव पूंजी को बढ़ावा देने का काम करती है। लेकिन इस हमने ये मजाक के तौर पर कहा है बस, लेकिन इस चीज़ से ये समझना कि मानव पूंजी जो है ये इन तीनों को चलाने का काम करती है। भूमि हो गई,
इस भूमि पे काम किया जा रहा है, कौन सी फसल लगानी है, कैसी फसल लगानी है, कितनी मात्रा में फसल लगानी है, बीज तैयार करने हैं। और जो हाइब्रिड बीज हम लेके आए बाद में, HYV जो बीज कहा जाता है, उनको लेकर तो हम लेके आए थे, तो वो बीज हो गए। या फिर हमारी जो श्रम में जो मजदूर होते हैं, उनकी मजदूरी जो फिक्स की जाती है कि हाँ इससे कम मजदूरी नहीं देनी चाहिए, सरकार ने फिक्स की है। लेकिन सरकार को भी तो इंसान ही चला रहे हैं, जानवर थोड़ी चला रहे हैं। तो ये जो मानव पूंजी है, इसमें सरकार भी शामिल करी जाएगी, परिवार भी शामिल किया जाएगा। परिवार इसलिए क्योंकि अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो निवेश कर रहे हैं अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मानव पूंजी क्या होगी, तो वो बच्चे होंगे जिनको शिक्षा दी जा रही है। अगर सरकार उनके अच्छे हेल्थ की व्यवस्था करती है, तो मानव पूंजी, सरकार उन बच्चों का शानदार स्वास्थ्य दे रही है, तो मानव पूंजी किस पे निवेश की गई है, उस स्वास्थ्य पर निवेश की गई है बच्चों की। आने वाले समय में वही बच्चे इस देश की जीडीपी के लिए योगदान देंगे, वही बच्चे शानदार नौकरी करेंगे, पैसे मिलेंगे, इस देश के निर्माण में काम आएंगे। तो ये मानव पूंजी हुई। तो जो भी 3 चीजें की जा रही है, उन तीनों चीजों को चलाने का काम करती है मानव पूंजी। तो आपको पॉइंट लिखना है, प्रोडक्शन, उत्पादन, एक होता है भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। फिर आगे इसको हम काफी डिटेल में और गहराई में समझते हैं। ठीक है, तो उतार लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं हम। जो हमारा पहला कारक है, भूमि को लेकर हम बात करते हैं। ये हम प्रोडक्शन में ही चलेंगे, और प्रोडक्शन के अंदर जो उत्पादन का एक कारक है, कारक होते हैं मतलब उसी चीज को बनाने के लिए, हमारे देश में उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है या कौन कौन सी चीजों का योगदान होता है, उसमें सबसे शानदार योगदान देती है भूमि। ठीक है, किसी भी देश के पास जितनी ज्यादा भूमि होगी, वो देश उतना अच्छा वहां पर उत्पादन कर सकता है। उस चाहे वो खेती करे, चाहे वहां पर फैक्ट्री लगाए, कुछ भी करे। लेकिन अगर ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो हम ज़्यादा पैदावार भी कर सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्स हमारे पास होंगे, संसाधन हमारे पास होंगे। तो चलते हैं, हमारा जो पहला कारक है उसको लेकर हम बात करते हैं। पहला कारक की हमने बात की, हमने कहा कि भूमि। भूमि चल नहीं सकती है, भूमि दौड़ नहीं सकती है, भूमि भाग नहीं सकती है। तो हम कह सकते हैं कि भूमि जो है वो एक स्थिर कारण है, स्थिर कारक है। इन चीजों को ध्यान से समझना, ये चीजें जो आगे चल के पूंजी का जो निर्माण हो रहा है, चाहे कार्यशील पूंजी हो जाएगी या फिर स्थिर पूंजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इस लाइन को, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए हम ये भूमि वाला टॉपिक सामने ला रहे हैं। अब देखना यहाँ पे, तो भूमि है, हम आपके पास खेत है, मान लो आप ठीक है बड़े हो गए हैं, खेती करने लायक हो गए हैं, तो आपके पास एक पढ़ा लिखा इंसान भी खेती कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि बड़े हो गए अनपढ़ रह गए, ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति शानदार खेती कर सकता है, हमारे देश में हमने काफी बार देखा है। तो शुरू करते हैं। आप बड़े हो गए हैं, आप खेती कर सकते हो आराम से। तो अब आपके पास कितने उपाय हो सकते हैं कि आप उस खेती के अंदर अपने उत्पादन को बेहतर तरीके से सामने रख सकते हो, या उस खेती के अंदर फसल को बेहतर तरीके से उसकी पैदावार कर सकते हो। तो आपके सामने दो तरीके हो सकते हैं। इसमें पहला तरीका, दो तरीके हो सकते हैं। इसमें हम पहले तरीके की बात करेंगे भूमि के लिए, तो ध्यान से सुनना। एक फसल प्लस एक फसल, प्लस एक फसल, एक फसल, एक फसल, एक फसल। आपने हर 3 माह में एक फसल लगाई, मतलब आपने एक ही खेत के अंदर बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग किया है। ये जो तीनों, एक फसल, एक फसल, एक फसल, ये काफी जगह भारत में नहीं होती है, उनको पानी नहीं मिल पाता, उनकी जमीन जो है वो ऐसी नहीं है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर पालनपुर कहानी की बात की गई। उस पालनपुर में
उन अध्याय में लिखा गया है कि उस खेत के अंदर बिजली आ चुकी थी। वो बिजली आने के कारण वहां के जो किसान थे वो नलकूप का यूज कर रहे थे। नलकूप का यूज कर रहे थे, हम कह सकते हैं कि वो ट्यूबवेल का यूज कर रहे थे। ट्यूबवेल का वो यूज कर रहे थे। ट्यूबवेल्स जो होते हैं, ठीक है, पानी निकालने के लिए जमीन से, उनका यूज कर रहे थे। तो वो ट्यूबवेल का यूज करने के कारण वो एक साल में 3 फसलें ले पा रहे थे। वो खरीफ की फसल ले पा रहे थे। खरीफ के अंदर वो हम लिख सकते हैं कि, ताकि आपको ये नॉलेज आ जाए कि खरीफ के समय कौन सी फसलें लगाई जाती है, रबी के समय और जायद के समय। तो देखना यहाँ पे खरीफ के अंदर वो ज्वार और बाजरा लगा रहे थे। रबी के अंदर गेहूं और जायद के अंदर आलू पैदावार कर रहे थे। ज्वार बाजरा ऐसे क्षेत्रों में होता है भारत के अंदर जहाँ पे बारिश पे निर्भर रहते हैं लोग, जैसे कि रेगिस्तान हो गया हमारा, वहाँ पे तो वहाँ पे जब बारिश आती है तो वो लोग बाजरा लगा देते हैं ताकि एक दो बार भी बारिश हो जाए तो वहाँ पे वो पैदावार हो सकती है। रबी की फसल गेहूं, आपको पता है जब ठंड पड़ने लगती है तब हम गेहूं लगा देते हैं, और ठंड के अंदर गेहूं काफ़ी गोल्डन ड्रॉप्स माने जाती है हमारे देश के लिए। तो हम गेहूं लगाते हैं, और फिर जैसे जैसे ठंड खत्म होने लगती है और गर्मियों का दिन आता है जब हम उस गेहूं को काट रहे होते हैं, तो आप समय देख सकते हो कि किस समय में। और फिर जो जायद की फसलों में सब्जियां लगाते हैं हम। तो पालनपुर की कहानी में काफ़ी बेसिक तरीके से हमको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो यहाँ के लोग हैं, पालनपुर के जो लोग हैं, वो लोग हर 3 माह में एक फसल लगा रहे थे, और वो लगा रहे थे तो इसको उन्होंने कहा बहुविध फसल प्रणाली। ये तो उनकी कहानी हुई, लेकिन ये टॉपिक हमको मिला, बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है और ये क्या है। बहुविध फसल प्रणाली जो उत्पादन है, इस उत्पादन का एक कारण है, और वो किस में शामिल किया जाता है, भूमि के अंदर शामिल किया जाता है। भूमि के अंदर शामिल किया जाता है बहुविध फसल प्रणाली को। और ये किसी खेत की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने का काम करती है। कैसे बढ़ रही है उत्पादकता, तो यहाँ पे 3 फसलें तैयार की है। मान लीजिए उस खेत में अगर नलकूप नहीं है तो सिर्फ बारिश पे निर्भर रहेंगे वो लोग, और सिर्फ बारिश पे निर्भर रहेंगे वो लोग तो एक फसल ही ले पाएंगे। लेकिन नलकूप की व्यवस्था हो गई, इस गांव के अंदर बिजली आ गई, उसके कारण वो 3 फसलें ले पा रहे हैं, तो वहां पे उस गांव की उत्पादकता बढ़ चुकी है। ठीक है, तो पहला कारण जो बहुविध फसल प्रणाली है, ये हमारा पूरा हुआ। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरे कारण पे चलते हैं। दूसरा कारण क्या है, ठीक है, तो एक बार इसको उधार लीजिए। उत्पादन में चल रहे हैं, पहला कारक भूमि है, स्थिर कारक कहा जाएगा। स्थिर कारक क्यों कहा जाएगा, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि भूमि चल नहीं सकती है। तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो मिटा देते हैं हम। तो हमने जो चर्चा की है अभी, वो चर्चा हमने की है जो वो भूमि के अंदर की है, और इसका अपना पहला कारण देखा है। भूमि के अंदर उत्पादकता जो है उसको बढ़ाने के लिए हमने कहा आपको कि बहुविध फसल प्रणाली, ये हमारा पहला कारण पूरा हुआ जो हमने इसको पढ़ लिया है। और हम समझ लिया है कि किसी भी खेत आपके पास है, अगर आपके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, लेकिन आपके पास अगर नलकूप भी है, तो आप काफी बेहतर तरीके से जैविक खाद डाल के, उसमें जैविक खाद मतलब घर का खाद डाल के उसमें खेती कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें नहीं होने के बाद हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा कारक है उसको हम देखते हैं, आधुनिक कृषि प्रणाली।
आधुनिक कृषि प्रणाली को अगर समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने कहा ना कि आप खेती करना शुरू करते हैं और आप काफ़ी पढ़े लिखे हों, आपके पास स्किल है चीज़ों को समझने की, अच्छी उत्पादन करने की, ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि शानदार तरीके से बीज होने चाहिए जो हाइब्रिड होने चाहिए। और भारत के अंदर हरित क्रांति हुई थी 1960 के अंदर। 1960 में हरित क्रांति हुई थी जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। इस क्रांति के अंदर एक चीज को समझना, जैसे हम सभ्यताएं पढ़ते हैं हमारे देश की, तो वो सभ्यताओं के लोग क्या करते थे कि जो बीज होते थे उनमें से बड़े बड़े वो बीज छांट लेते थे और उनको किसी ऐसी चीज में रखते थे जहाँ पे उनको हवा नहीं लगती थी और वो बीज खराब नहीं होते थे और वो लंबे समय तक रह जाते। अगले समय में उन बीजों को वापस खेत में डाल दिया और उसकी पैदावार की जाती थी। तो उनके पास कोई HYV बीज नहीं हुआ करते थे जो कि फसल की जो उनको मतलब कि ये जो बीज हैं ये शानदार उत्पादन करेंगे, मतलब कि फसल में लगेंगे, जल्दी आएंगे, सभी जो पौधे होंगे काफ़ी बेहतर तरीके से चलेंगे और सभी में काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने मक्का लगाया तो जो हमारे बीज होते हैं वो उगे या ना उगे, छोटी रह जाए या चले ही ना, या खराब हो जाए, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये जो बीज होते हैं ये काफ़ी जल्दी तैयार होते हैं, जल्दी फसल पैदा होती है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहता है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये प्रणाली ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमारे पास आई और हमने आपको बताया कि पालनपुर के अंदर नलकूप की व्यवस्था थी क्योंकि वहां पे बिजली आ चुकी थी। नलकूप नलकूप की व्यवस्था थी, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और है इंपॉर्टेंट इसमें, रासायनिक उर्वरक का छिड़काव लिख देते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो कारण हमारा हुआ कि आधुनिक कृषि प्रणाली के अंदर किनको शामिल किया जाता है, तो 1960 में हरित क्रांति होने के साथ ही हम एक आधुनिक कृषि की ओर बढ़ रहे थे। जब हम आधुनिक कृषि की ओर बढ़ रहे थे तो HYV शानदार बीज का प्रोडक्ट हमको मिल गया। उसके बाद नलकूप की व्यवस्था पहले ही थी। रासायनिक उर्वरक का छिड़काव करना मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों कारक जो हैं ये हमारे देश की कृषि के लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे, लेकिन किसी चीज़ की अति हो जाए तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम आगे समझते हैं। लेकिन ये चारों पॉइंट को आप लिखिए डाल के, आधुनिक कृषि प्रणाली, फिर हमारा जो भूमि में जो हमें दो प्रणालियाँ थी उनको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसके जो कारण मतलब कि अ, अति हो गई थी फिर क्या हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक चीज़ और हमने यहाँ पे भूल गए हैं, भूले तो क्या है, लिखने आगे लिखनी थी लेकिन यहाँ पे लिखना है एक चीज़ को ध्यान से। जब हमारे देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर इनमें काफ़ी शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिले। ये लोग ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का यूज़ किया गया और जब भारत के अंदर कोई राज्य अपनी कृषि प्रणालियों के ऊपर उभर के सामने आएगा तो वो दोनों ही राज्य होंगे जिनको हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इशारा हमको मिलता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा पंजाब, हरियाणा और वेस्ट पश्चिमी यूपी, देखो हरियाणा के टच में यूपी है तो यूपी का थोड़ा बहुत हिस्सा तो इसमें शामिल किया जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि बेस्ट रिजल्ट जो रहा इस ग्रीन रिवोल्यूशन का, उसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, इनको लिखना, पूरा लिखना, इनको हमने शॉर्ट में लिखा है वेस्ट यूपी। अब हुआ क्या कि यहाँ के जो किसान थे ये किसान अति करने लगे थे, पानी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया और जो उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा छिड़काव किया गया। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं
उनमें कितना जीव मतलब कितनी जान होती होगी। वो जीव क्या हुआ कि मरने लगे, काफ़ी जल्दी मरने लगे, और इसके कारण जो ज़मीनें हैं वो पैदावार बिल्कुल कम करने लगी, और कम पैदावार करने लगी तो ये लोग और ज़्यादा उर्वरक छिड़काव करने लगे। आज हालत ये है कि इन लोगों में अगर ज़्यादा रासायनिक नहीं मिलता है तो फसलें पैदा होना मुश्किल हो जाता है। तो इन ये पूरी तरीके से उस रासायनिक उर्वरक पर ही निर्भर हो चुके हैं। तो हम दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। ज़्यादा अति ज़्यादा अति हुई और नलकूप। ठीक है, ज़्यादा अति आप अपने हिसाब से पूरा पॉइंट लिखना कि ठीक है, हम बोल देते हैं, लिख देना कि किसानों के द्वारा ज़्यादा उर्वरक छिड़काव करना, और किसानों के द्वारा ज़्यादा नलकूपों का यूज़ करना, वे पानी को ज़्यादा वेस्ट करना, वहाँ की फसल के लिए बेहतर तो साबित हुआ लेकिन वहाँ की ज़मीन को ख़राब कर गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। आगे पालनपुर की जब हम कहानी पढ़ते हैं, जब इस गांव की हम बात करते हैं, तो इस गांव के अंदर हमको ये बताया गया है कि उस गांव के अंदर कितने लोग रहते थे, कौन थे, उनकी स्थिति क्या थी, इनके लिए बताया गया है। अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, इससे हमको ये लग रहा है जैसे हम कृषि पढ़ रहे हों हमारे देश की, लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि प्रणाली, ये दोनों हमारे देश का प्रोडक्शन तय कर रही है। जैसे कि कोई प्राथमिक क्षेत्र हमारे देश का तय कर रही है। आप सोचिए कि जब तक हमारे देश के अंदर कपास पैदा नहीं होगी, आप शर्ट बना पाओगे क्या? जब तक रेशम नील पैदा नहीं होगी, तब तक आप रंग बना पाओगे क्या? तो ये सारी चीज़ें ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है। तो इनको अगर यहाँ पे हमने गहराई से नहीं पढ़ा तो ये जब हम बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे तब हमें मुश्किल में डाल देगी। इसलिए हमने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं। टॉपिक हमारा भूमि ही चल रहा है, और जो लगभग पालन देख लो, आंकड़ा थोड़ा बदल सकता है लेकिन सटीकता के साथ हम नहीं रख सकते हैं। मान लो कि पालनपुर के अंदर लगभग 540 गांव है। 540 गांव में से सॉरी 540 परिवार है। 540 परिवार है। इन 540 परिवारों में से 150 भूमिहीन है। 150 परिवार भूमिहीन है। भूमिहीन का मतलब है कि उनके पास जमीन नहीं है, या तो वो मजदूरी करेंगे या फिर कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? भूमि नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भूमिहीन है। उसके बाद है कि 240 परिवार छोटे किसान हैं। 240 परिवार जो है वो छोटे किसान है। और तीसरा पॉइंट हमारा है वो है 60 परिवार ऐसे हैं जो बड़े मझोले किसान हैं। 150 परिवार भूमिहीन है, 240 परिवार छोटे किसान है, 60 परिवार जो मझोले किसान है। अब क्या हुआ यहाँ पे, दिक्कत क्या हुई, समझना है इस चीज को। इकोनॉमिक्स के लिए ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से शुरुआत होती है। 150 परिवार भूमिहीन है, मतलब कि अब सरकार को तय करना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति की जो मजदूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग इन लोगों को सिर्फ खाने के बदले पूरा दिन काम करवाते थे। कुछ लोग इन लोगों को कुछ भी नहीं देते थे, डरा धमका के काम करवाते थे। यहाँ पे सरकार को एक कानून लाना पड़ेगा कि इन लोगों की मजदूरी इतनी होनी चाहिए, और इस कानून को लगातार बदलते रहेंगे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी ये कानून बदलता रहेगा, इनकी मजदूरी जो दिन की है वो बढ़ती रहेगी। तो यहाँ से कल्याणकारी योजनाएं शुरुआत की शुरुआत होती है, जो एक
सोशल इश्यू का काफ़ी, सोशल सब्जेक्ट का काफ़ी बेहतर टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद 240 छोटे किसान है। यहाँ पे समझना आप कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन है इनके पास। ठीक है, ये पॉइंट जब आप लिखो ना तो 240 परिवार है इनमें, फिर ये लिखना, फिर तीसरे पॉइंट पे आना। 240 कम जमीन है और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 इंटू 4 के, ठीक है, 100 इंटू 4। अब यहाँ पे लिखना वर्गाकार, मतलब कि 100 100 100 100, ठीक है। हर तरफ से 100 मीटर की बाउंड्री बनाई जाए तो वो जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो 1 हेक्टेयर होगा। और इन किसानों के पास इसी 2 हेक्टेयर की जमीन थी या उससे कम थी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं थी, उनको छोटा किसान कहा गया। ये छोटे किसान ना तो कभी अपने खेतों में मजदूर बुला पाएंगे, क्यों? क्योंकि इतनी जमीन नहीं है कि मजदूर बुला के काम करवाए। ना ये इतना उपज कर पाएंगे कि ये मंडी में अपने अनाज को बेच सके, बस ये इतना ही कमा पाएंगे जिससे इनका घर चल सके या इनका पेट भर सके। तो ये प्रोडक्शन कि कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है और जीडीपी में किसका योगदान कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये पॉइंट लिखिए, 150 परिवार भूमिहीन है जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। पालनपुर के गांव की का बात हो रही है। 240 परिवार हैं जो छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 1 हेक्टेयर बराबर 100 इंटू 4 वर्गाकार भूमि होती है। और 60 परिवार बड़े मझोले किसान हैं। इनमें साहूकार शामिल होंगे, इनमें सब शामिल होंगे, और ये लोग इतने ताकतवर होंगे कि ये लोग अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूर बुलाएंगे। और इनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाने के कारण क्या होगा कि सरकार के द्वारा तय की गई मजदूरी भी इन लोगों को नहीं दी जाएगी। तो उसकी बात हम आगे करते हैं, एक बार आप इस पॉइंट को देखिए। ठीक है, तो अब हम आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन है कि अगर सरकार जो भूमिहीन लोग हैं, इन भूमिहीन लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो क्या करेगी? अब आप कहोगे कि सरकार अगर कुछ करना चाहे तो वो कुछ ऐसा करेगी जिससे कि इन लोगों का भी जो मेहनत है उस मेहनत का पैसा तो मिले। तो ये क्या तरीका हो सकता है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे कि सरकार ने इनके लिए क्या किया था। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।